Hello friends, welcome to part 2 of our discussion on Ramakrishna Forging. पार्ट 1 में अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, अगर वो आपको जानना है तो आप हमारा पार्ट 1 वाला वीडियो देखिए। मैं जस्ट में थोड़ा सा बता देता हूं कि हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या क्या डिस्कशन किया। हमने कंपनी के फंडामेंटल को एनालाइज किया, उसका वैल्यूएशंस देखा, उसके पीयर के साथ कंपेयर करके वैल्यूएशन देखा, फिर कंपनी के नंबर्स किस तरह से इंप्रूव हो रहे हैं, टॉप लाइन बॉटम लाइन किस तरह से इंप्रूव हो रहा है, मार्जिन में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो समझा। कंपनी का डेट बढ़ा तो क्यों बढ़ा, पैसा उनका इन्वेंट्री में या उनके कस्टमर्स में क्यों फंसा हुआ है ये समझने का कोशिश किया। शेयर होल्डिंग पैटर्न को एनालाइज किया। फिर हम लोगों ने कंपनी के बिजनेस, उसके प्रोडक्ट के बारे में समझा। प्रोडक्ट क्या क्या ये लोग बनाते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, और प्रोडक्ट का एप्लीकेशंस कौन कौन से इंडस्ट्री में होता है। फिर इंडस्ट्री का क्या ग्रोथ पॉसिबिलिटी हो सकता है, कहां पर कितने डॉट्स कनेक्ट होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लें। अभी पार्ट 2 में हम लोग समझेंगे कि इनका जो प्रोडक्ट का जो एप्लीकेशन है, जो इस ये सारे इंडस्ट्री में इनके प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है, ये प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेंगे कि प्रोडक्ट होते क्या है और कैसे इसका इस्तेमाल होता है। तो वो हम लोग नॉलेज सेक्शन में कवर करते हैं। तो रोल्ड रोलिंग रिंग्स क्या होता है ये आपको समझना होगा कि रोल्ड रोलिंग रिंग्स क्या होता है। द रिंग rolled rolling process starts with circular preform of metal that has been previously upset and pierced to form a hollow dognut। यानी ये रोल्ड रोलिंग रिंग्स क्या होता है आप देख सकते हैं, इस तरह का रिंग होता है जहां पर बीच में हॉलो कर दिया जाता है। दिस dognut has heated above the recrystallization temperature and placed above the idle mandrel roll। तो इसको किस तरह से बनाया जाता है अभी एक वीडियो के थ्रू मैं समझाता हूं। What are the rolled rings used for? दे आर यूज्ड इन माइनिंग। ये लोग जो रोल्ड रिंग्स बनाते हैं वो कहाँ इस्तेमाल होता है, माइनिंग्स में होता है, पावर में जनरेशन में होता है, ऑयल इंडस्ट्री में होता है, और मिलिट्री के कुछ इक्विपमेंट से उसको बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया रोल्ड रिंग्स क्या होता है, कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। अब एक वीडियो के जरिए इसको देखते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये रोल रिंग्स बनाए जाते हैं, ये फैक्ट्री में किस तरह से काम होता है। ये देखिए, इसको एक्चुअली बोलते हैं रोल रिंग्स। तो इसमें इस तरह का हॉलो पूरा बनाया जाता है, और हॉलो के मदद से ये अलग अलग वेट के हिसाब से ये रोल रिंग्स बनाए जाते हैं। तो देखिए कितना हाई टेम्परेचर में इसका ये मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। ये ऑलमोस्ट एक आंख का गोला के जैसे देखने में लग रहा है, तो इसके लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज रोल रिंग्स। तो आई थिंक ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि प्रेस लाइन क्या होता है। तो अ प्रेस लाइन रिफर्स टू द प्रोडक्शन लाइन दैट फीचर्स अ फॉर्मिंग प्रेस एज अ प्राइमरी वर्क इन द इंटायर प्रोसेस। यानी यहां पर आप देख सकते हैं ये प्रेस लाइन क्या होता है, एक तरह का फैक्ट्री के जैसा होता है जहां पर सारे मशीन्स और इक्विपमेंट्स होते हैं। हमने क्या समझा कि किसी भी मेटल को फोर्ज करने के लिए प्रोसेस क्या है, या तो आप उसको प्रेस करेंगे, या तो उसको आप हैमर करेंगे, या तो रोलिंग करेंगे। रोलिंग मतलब ये जो रोल रिंग्स आपने बनाया ये हम लोग देख लिए रोलिंग। हैमरिंग करना इंडस्ट्रियल बेसिस पे पॉसिबल नहीं है कि एक एक आदमी बैठ के हैमर कर रहा है, तो वो जमाना तो गया फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू इन द लार्ज स्केल। तो हैमरिंग को भूल जाइए। तो रोलिंग और प्रेसिंग, तो प्रेसिंग के लिए आपको एक प्रेस लाइन पूरा बनाना पड़ता है जहां पर बड़ी बड़ी मशीन आके प्रेस करती है और मेटल को एक शेप देती है। तो generally speaking, a standard press line includes series of operations such as feeding of workpieces, the pre-pressing process, the pressing operations and finish treatment। तो ये सारा कुछ प्रेस लाइन में होता है। इसको भी अगर हम चाहें तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग समझेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मशीन काम करते हैं। ये देखिए बड़ा सा यहाँ पर पूरा मशीन्स होता है, और मशीन्स यहाँ पर बड़े बड़े मशीन्स लगे होते हैं और मेटल को प्रेस करने का काम करते हैं। इसको ये पूरे फैक्ट्री के सेटअप को बोलते हैं प्रेस लाइन। तो ये देखिए बड़े बड़े मेटल के शीट आ रहे हैं, तो अभी इसको शेप देना होगा, इसमें बीच में होल करना है या कुछ भी शेप देना है। तो इसमें किस तरह से इसको शेप दिया जाता है, किस तरह से इसमें होल किया जाता है, ये आप समझने का प्रयास करिए। ये आप देखिए, देखिए किस तरह से होल किया गया, प्रेस करके उसमें एक शेप दिया जा रहा है। देखिए इस तरह से। तो आई थिंक ये आपको एकदम अब देख के बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि प्रेस लाइन क्या होता है, प्रेस लाइन किस तरह से काम करता है। तो इसी को बोलते हैं प्रेस लाइन। तो इसमें काम बहुत ऑटोमेटिक ढंग से होता है और बहुत फास्ट होता है। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि मैनेजमेंट जो कंपनी का इवोल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा, तो हम लोगों ने क्या सीखा कि किस तरह से मैनेजमेंट एक के बाद एक प्रेस लाइन को कमीशन किए जा रही है। प्रेस लाइन जितना ज्यादा कमीशन होगा, जितना कैपेसिटी उनका बढ़ेगा,
उतना ज्यादा ये लोग अपना प्रोडक्शन को फास्ट कर पाएंगे और लार्ज स्केल में कर पाएंगे और इफेक्टिव कॉस्ट के साथ, कॉस्ट एफिशिएंसी के साथ कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट जिस तरह से अपने प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ा रही है, अब हम लोग को समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि बहुत अच्छे तरीका से अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रही है, यानी कंपनी इज इन द राइट डायरेक्शन। कंपनी जो एक्सपेंशन कर रही है, जिस तरह से कैपेसिटी बढ़ा रही है, बहुत सही डायरेक्शन में कंपनी है और बहुत अच्छे तरीके से इनका काम चल रहा है। तो ये अब हम लोग को क्लियर हो गया कि प्रेस लाइन किसको बोलते हैं, रोलिंग इक्विपमेंट जो है वो किस तरह से बनाया जाता है। तो आई थिंक दिस इज नाउ क्लियर। अब हम लोग वापस चलते हैं और समझते हैं कि हम लोग का बिजनेस में और क्या समझने का। अब इनके क्लाइंट्स को देखते हैं। मैंने पार्ट वन में बात किया था कि इनका डेटर बढ़ते जा रहा है। तो डेटर बढ़ना अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि डेटर जो है उस किस पेडिग्री के आपके क्लाइंट है। आपका क्लाइंट का जो क्लाइंट का प्रोफाइल जो है वो कितना स्ट्रांग है, क्या वो पैसा डूबने का चांसेस है, या फिर आपको पेमेंट आ जाएगा, थोड़ा आगे पीछे आएगा बट आ जरूर जाएगा। तो आप इनके क्लाइंट्स को देखिए। क्लाइंट्स को जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कंपनी का पेडिग्री। तो कंपनी के क्लाइंट्स को देखिए आप, कि डोमेस्टिक क्लाइंट्स का अगर मैं बात करूं कंपनी का, तो टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, आइशर मोटर्स, ऑटोमोटिव एक्सेल, फिर अ, फिर वीई कमर्शियल व्हीकल्स, बीईएमएल, टाटा हिटाची, बेरेको, फिर टैफे, सेल, इंडियन रेलवेज, रैंक, भेल, एनटीपीसी। तो ऑल बिग एंड रेप्यूटेड क्लाइंट्स इनके कस्टमर है डोमेस्टिक लेवल पे। अब आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, समझते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे आप देखो तो फोर्ड, डाइमर, इन्वेको, ब्रिस्ट, डीएएफ, अमेरिकन एक्सेल, ये सारे इनके क्लाइंट्स। इलेक्ट्रोमोटिव, हेमा, एर्जिकॉन, ये सब बड़े बड़े, वॉल्वो जैसा क्लाइंट है इनके पास। तो जब इतने अच्छे हाई पेडिग्री के क्लाइंट्स है कैसे कंपनी के पास, तो अगर डेट थोड़ा सा बढ़ भी जाता है ना, तो वहां बहुत ज्यादा टेंशन लेने का कुछ नहीं है। हाँ, आपको थोड़ा सा कैश वाइज क्रंच आएगा, बट आपका पेमेंट टाइमली आ जाएगा। अगर आपका सामान टाइमली डिलीवर होगा तो इन क्लाइंट से पेमेंट भी आपको ठीक ठाक जल्दी ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर वैसा कोई रिस्क नहीं है, बैड डेट का रिस्क बहुत कम है। देखिए, फॉरेन कंपनी के बारे में तो हम ज्यादा नहीं जानते यहाँ पर कि उनका अंदर का क्या सिचुएशन है। वोल्वो के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, फोर्ड के बारे में हम लोग जानते हैं, पर हर कंपनी के बारे में नहीं जानते। तो ये थोड़ा सा हमारे नॉलेज में कमी है, इस वजह से हम लोग डिसीजन इंटरनेशनल क्लाइंट को लेकर नहीं ले सकते। पर एटलीस्ट डोमेस्टिक क्लाइंट हमारे पास जितने हैं उसके बारे में हम जानते हैं कि दे आर ऑल वेरी गुड कंपनीज। अब आते हैं Q1 का परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। तो वैसे तो हम लोगों ने फंडामेंटल एनालिसिस में काफी ऑलरेडी किया है, यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं कि रिवेन्यू कहाँ से आ रहा है इनका। तो इनका रिवेन्यू एशिया से 64% आता है, यूरोप से इनका आता है ओनली 13%, और नॉर्थ अमेरिका से आता है 23%। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि यूरोप में बहुत दिक्कत आ रहा है, तो दे आर नॉट वेरी मच डिपेंडेंट ऑन यूरोप। तो यूरोप में बहुत ज्यादा, क्योंकि ये लोग डिपेंडेंट नहीं है, तो रिस्क भी इनका यूरोप की वजह से कम है। यूरोप में क्या दिक्कत आ रहा है, रशिया ने गैस सप्लाई उनका बंद कर दिया है, तो वहां पर प्रोडक्शन में दिक्कत आएगा, कस्टमर्स के बिजनेस हैम्पर होंगे। तो क्लाइंट का अगर बिजनेस हैम्पर होगा तो पेमेंट में थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट दे आर नॉट वेरी मच डिपेंडेंट ऑन यूरोप, तो वो रिस्क नहीं है। फिर इनका जो रिवेन्यू है अभी कहाँ से आता है, मेनली ऑटो से आता है। तो 80% रिवेन्यू ऑटो से आता है, 20% रिवेन्यू बाकी जो भी हम लोगों ने बात किया रेलवेज और ये सब से आता है। क्यों? क्योंकि अभी तक रेलवेज से कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिला नहीं है, कोई बहुत, मतलब ऑर्डर इन द सेंस कि रेलवे में अभी तक कोई भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट हमारे देश में हुआ नहीं। बट आगे चल के जैसा पॉसिबिलिटी दिख रहा है कि रेलवेज में बहुत अच्छा डेवलपमेंट फ्यूचर में हो सकता है। तो जितना ज्यादा रेलवेज में डेवलपमेंट होगा, आप देखोगे कि इसका परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ेगा। पूरा अगर साल का बात करें तो पूरे साल में इनका कैसा परफॉर्मेंस था, 56% रेवेन्यू एशिया से आता था, यूरोप पे सिर्फ 14% के आसपास का डिपेंडेंस है, और 30% का इनका नॉर्थ अमेरिका में डिपेंडेंस है। 81% ऑटो था और 19% अदर देन ऑटो था। यहाँ पर कुछ डोमेस्टिक रेवेन्यू के ब्रेकअप भी दिए हुए हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके नंबर्स को डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है। फिर अक्रॉस द सेगमेंट, सेगमेंट वाइज अगर रेवेन्यू देखें तो बाई ज्योग्राफी अगर देखें तो वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कहां से कितना है। सेगमेंट वाइज भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 80% ऑटो से आता है, 20% अदर देन ऑटो से आता है। बट वो अदर देन ऑटो में कौन कौन से इंडस्ट्री में दे आर रिलाइंग। तो ऑटोमोबाइल्स में 81% रेवेन्यू था FY22 में, जो Q1 में 80% के आसपास हो गया, यानी ऑटो पे रिलायंस थोड़ा सा कम हुआ। रेलवेज में देखिए 1.7% से बढ़ के 2.1। तो जो मैं बात कर रहा हूँ कि रेलवेज में ग्रोथ आ रहा है, रेलवेज में डिमांड बढ़ रहा है, गवर्नमेंट काफी रेलवेज के ऑर्डर को ला रही है, तो वहां पर आप देख भी सकते हैं कि नंबर में
किस तरह से 1.7% से 2.1 हुआ, एंड आई एम वेरी श्योर कि आगे चल के ये नंबर्स और भी ज्यादा इंप्रूव होंगे। माइनिंग एंड अर्थ में क्या हुआ, 7.6 से गिर के 7 हुआ। कम क्यों हुआ? क्योंकि रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह का जो ग्रोथ हम लोग को मेटल सेक्टर में दिख रहा था पिछले साल, वो इस साल थोड़ा सा डाउन हुआ है। कमोडिटी प्राइसेस आर कमिंग डाउन, और डिमांड फॉर मेटल इज गोइंग डाउन, क्योंकि चाइना इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ मेटल, और इंडिया जो मेटल एक्सपोर्ट करती है मेनली यूरोप को करती है। तो यूरोप में अगर इन्फ्लेशन हो रहा है, अमेरिका में इन्फ्लेशन हो रहा है, यूरोप में अब एनर्जी क्राइसिस आ रहा है, तो वहां पर क्या है, मेटल्स के डिमांड थोड़े से कम हो रहे हैं, तो हमारा मेटल का एक्सपोर्ट थोड़ा सा कम हो रहा है। तो इस वजह से भी ये नंबर थोड़े से खराब हुए। सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट कहाँ हुआ ये आप देखिए, ये सबसे ज्यादा इनका इंप्रूवमेंट हुआ ऑयल एंड गैस में, 0.9% से बढ़ के 1.9। क्यों हुआ? आप जानते हो, क्रूड ऑयल का डिमांड इतना बढ़ गया, तो जब क्रूड ऑयल का डिमांड बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है, तो ऑयल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज बढ़ जाते हैं। अदर्स में 8.7 का 8.7 है, तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और यूटिलाइजेशन का बात करें तो इनका कैपेसिटी आप देख सकते हो, रिंग रोलिंग का इनका 14,000 टन का कैपेसिटी है। उसमें क्वार्टर 1 में, सॉरी 14,000 बोल गया, 24,000 टन का कैपेसिटी है। तो 24,000 ये सालाना है। तो अगर साल का 24,000 है, यानी अगर क्वार्टर को इक्वली हम डिवाइड करें, तो 6,000 टन पर क्वार्टर का इसमें प्रोडक्शन होना चाहिए। तो प्रोडक्शन हुआ कितना है, 7,000 टन का। तो 6,000 का होना चाहिए, 7,000 का हुआ, यानी यूटिलाइजेशन कितना है, 116.97% है। तो रिंग रोलिंग में आप कंटिन्यूअसली देखो, हर क्वार्टर में जो यूटिलाइजेशन है, मोर देन 100% का इनका यूटिलाइजेशन है। फिर हम लोग बात करते हैं फोर्जिंग्स का। तो फोर्जिंग्स में क्या हुआ, फोर्जिंग्स का इनका कैपेसिटी 46,000 टन का है। उस तो 46,000 टन का मतलब हो गया करीब करीब 11,500 टन जो है वो हर क्वार्टर का होना चाहिए। ठीक है, 11,500 टन का अगर होना चाहिए मेरा कैपेसिटी, तो वहां पर इनका कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, 11,500 का पर क्वार्टर का कैलकुलेशन आता है। तो इनका प्रोडक्शन अभी कितना हो रहा है, 10,900 हो रहा है, यानी जो यूटिलाइजेशन है ये 95% का यूटिलाइजेशन। प्रेसिंग का इनका जो है वो 63% है, यानी प्रेसिंग में अभी भी यूटिलाइजेशन लेवल थोड़ा सा कम है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो हर क्वार्टर में वही 63, 65%, 56% के आसपास का यूटिलाइजेशन यहाँ पर चल रहा है। और फोर्जिंग्स में यूटिलाइजेशन 100% था, उसके पहले 104% था, फिर 93% हुआ, फिर 105% हुआ, और अभी गिर के 95 हो गया। तो ये मे बी क्वार्टर बाय क्वार्टर इसमें थोड़ा सा इंपैक्ट रहता है, बट यूटिलाइजेशन ऑफ 90-95% इज वेरी गुड। अब इनका जो परफॉर्मेंस है, ऑलरेडी वैसे तो हम लोगों ने परफॉर्मेंस के बारे में काफी डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर इनका किस तरह से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ रहा है, और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन्होंने किस तरह से अपना बढ़ाया है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ये लोग हर साल बढ़ा रहे हैं, विच इज वेरी गुड। और उसके साथ साथ इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो भी काफी अच्छा है। इनका रेवेन्यू का बात करें तो 43% के कैगर से रेवेन्यू में ग्रोथ आ रहा है, विच इज एब्सोल्युटली गुड। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ का अगर बात करें तो प्रॉफिट जो इबिटा है, 1920 में इनका 204 करोड़ के आसपास का था, अभी 230 करोड़ का था, अभी 527 करोड़ का हो गया। तो यहाँ पर एक काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हम लोग को नजर आ रहा है। मार्जिन का बात करें तो मार्जिन भी कहा 1-2% का हुआ करता था पैट मार्जिन, वो बढ़ के 9% का हो गया, तो विच इज वेरी गुड। तो हर एंगल से हम देख सकते हैं कि कंपनी में इंप्रूवमेंट आ रहा है, बिजनेस एक्टिविटी सही चल रहा है, एंड मैनेजमेंट इज टेकिंग राइट डिसीजंस। ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आप देखिए तो यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, तो वो कितना हो रहा है, वो 78% हुआ करता था, वो गिर के 69 हो गया। तो यानी अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनका परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कम हो रहा है, इसका मतलब कंपनी में अब ऑपरेटिंग लिवरेज प्ले होना चालू हो गया। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि ऑपरेटिंग लिवरेज जब प्ले आउट होना चालू होता है, तो ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव होना चालू होता है। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो आप देखिए तो यहाँ 0.8 0.9 था 2 साल, फिर बढ़ के 1.5x हो गया। तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो जितना इंप्रूव हो रहा है, विच इज अ गुड साइन। अगेन नेट डेट टू इबिटा अगर हम देखते हैं, तो डेट इज 2.5 टाइम्स द इबिटा। कहां पर ये 4.7 टाइम्स हुआ करता था, वो घट के 2.5 टाइम्स हो गया। इसलिए नहीं कि डेट कम हो गया, इसलिए क्योंकि इबिटा बढ़ गया। यानी इन शॉर्ट ये लोग बोलना चाहते हैं, ये नंबर हमें क्या बताता है कि जितना कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, अगर वो पूरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को डेट चुकाने में इस्तेमाल कर लिया जाए, तो 2.5 साल में इनका पूरा डेट चुक जाएगा, 2.5 साल में ये कंपनी डेट फ्री हो जाएगी।
पर प्रैक्टिकल नहीं होता क्योंकि EBITDA के बाद और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। बट ये कैलकुलेशन होता है, ये कंपनी जितना प्रॉफिट कमा रही है अपने बिजनेस एक्टिविटी से, उसको अगर पूरा डेट रिड्यूस करने में यूज कर ले तो कितने साल में डेट चुक जाएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड आप देखिए ऑलमोस्ट 15% दोबारा से टच कर गया है, जो कि प्री कोविड लेवल था। तो दे आर ऑलरेडी बैक टू प्री कोविड लेवल्स, एंड आगे चल के एक्सपेक्टेड है कि और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट इनका होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, विच इज वेरी गुड, जो यहाँ पर 3.1% 1% हो गया था, और प्री कोविड में भी ये सिर्फ 13.7 था, तो वहां से भी ये प्री कोविड से भी बेटर परफॉर्मेंस हम लोग को दे रहा है। कंपनी का स्ट्रेंथ का बात करें तो इनका स्ट्रेंथ क्या चीज में है, तो ज्योग्राफिकली दे आर क्वाइट डाइवर्सिफाइड, तो फर्दर डाइवर्सिफिकेशन इनटू इंटरनेशनल मार्केट, ये लोग इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रेजेंस को बढ़ाना चाहते हैं। सेक्टर वाइज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज इंक्रीजिंग द गैमेट ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट्स के नंबर्स बढ़ाना चाहते हैं, दैट आर करेंटली मैन्युफैक्चर्ड टुवर्ड्स नॉन ऑटोमोटिव कस्टमर्स, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स को अपने प्रोफाइल में जोड़ना चाहते हैं जो नॉन ऑटो सेक्टर्स में इस्तेमाल होते हैं। तो उससे क्या होगा, इनका जो डिपेंडेंस ऑटो में अभी 80% का है, उसको ये लोग रिड्यूस करना चाहते हैं और डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर, नीश प्रोडक्ट के ऊपर, और इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट के ऊपर। इनहेंस्ड R&D कैपेबिलिटी टू फर्दर प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एज, तो ये लोग जो नया प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, नीश प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी क्या है कि अपना खुद का R&D हो, कि अगर नया प्रोडक्ट आपको लाना है तो कहां से लाएंगे, आपको तो पहले रिसर्च करके डेवलप करना होगा। तो वही R&D कैपेबिलिटी को ये लोग और भी ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। दे आर इन्वेस्टिंग इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट सॉलिडिफाइंग, तो हम लोग देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट ईयर ये लोग अपना प्रेस लाइन का कैपेसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं। फिर कंटिन्यूड कॉस्ट एंड प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, की प्रोसेस को कितना अच्छा से ऑप्टिमाइज करें ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल इनको मिले और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इनका कम हो, क्योंकि कॉस्टिंग जितना कम होगा आप उतना इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनेंगे और compete कर पाएंगे। रेल रोड का अगर अपडेट देखें तो रेलवे पैसेंजर कोचेस अंडर कैरेज आइटम्स लाइक बोगी फ्रेम एंड बोगी ब्लास्टर्स विद स्ट्रॉन्ग क्वालिटी एडिंग टू रोबस्ट परफॉर्मेंस इन मेकिंग द कंपनी ऑन इट्स वर्ज, यानी ये मैनेजमेंट भी एक्सेप्ट कर रही है कि ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं जो रेलवेज में यूज होते हैं, इसका डिमांड जितना ज्यादा रेलवे, नए नए रेलवे बनेंगे, नया नया गाड़ी बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो इनके प्रोडक्ट का डिमांड काफी बढ़ेगा, तो वो इनके लिए काफी अच्छा है। लोकोमोटिव अंडर कैरेज कैपेसिटी असेसमेंट कंप्लीटेड विद पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ सप्लाईज, और कुछ इन्होंने असेसमेंट किया है लोकोमोटिव में होने वाले, लोकोमोटिव यानी इंजन, लोकोमोटिव का मतलब होता है इंजन, तो लोकोमोटिव अंडर कैरेज कैपेसिटी असेसमेंट जो इन्होंने किया था वो इनका कंप्लीट हो गया है, और वहां से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आए। तो क्या असेसमेंट किया होगा कि इस इंजन में मेरा जो पार्ट है वो सही से फिट बैठ रहा है कि नहीं, प्रॉपरली इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, वही असेसमेंट किया होगा। वो असेसमेंट बोल रहे हैं सक्सेसफुल हो गया, और आगे चल के इनको वहां से बड़ा ऑर्डर्स आता हुआ दिखता है। मेट्रो में भी इन्होंने कुछ प्रोडक्ट सप्लाई किया है, तो बोल रहे हैं मेट्रो अंडर कैरेज अप्रूवल प्रोसेस ये भी अंडरवे है, तो मेट्रो में भी कुछ असेसमेंट किया, वहां से भी अप्रूवल आने वाला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोग्राम्स इनका चल रहा है, तो नॉर्थ अमेरिका में इनका 5 प्रोग्राम्स चल रहा है, यूरोप में एक कस्टमर है इनके पास और एक प्रोग्राम चल रहा है, इंडिया और एशिया पैसिफिक में इनके पास 3 कस्टमर है और 6 प्रोग्राम्स इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर इनका चल रहा है। अब आता है मैनेजमेंट ने जो इंटरव्यू में कहा उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोग को मिले वो क्या है। तो मैनेजमेंट ने कहा डिमांड इज करेंटली गुड इन द मार्केट एंड लुक्स टू कंटिन्यू इन कमिंग क्वार्टर्स, ये अभी डिमांड पूरा ऑटो सेक्टर का काफी अच्छा है और आने वाले क्वार्टर में भी डिमांड एक्सपेक्टेड है कि अच्छा ही रहेगा। तो डिमांड इन डोमेस्टिक मार्केट इज गुड फ्रॉम जनवरी 2022, तो डोमेस्टिक मार्केट में जनवरी से डिमांड अच्छा है, एंड देयर इज एन अपवर्ड साइकिल सीन इन द डोमेस्टिक मार्केट, यानी डोमेस्टिक मार्केट में मैनेजमेंट को एक अपवर्ड साइकिल नजर आ रहा है कि चीज और भी चल के आगे इंप्रूव होगी। कंसर्न क्या चीज को लेके, कंसर्न जो है मार्केट में दो है, एक रशिया यूक्रेन के वार की वजह से जो गैस का सप्लाई बंद हो गया यूरोप में, प्रोडक्शन एक्टिविटी हैम्पर होगा, वो सब तो एक रिस्क है, और दूसरा यूएस में जो इन्फ्लेशन चल रहा है उसको लेके प्रॉब्लम है। रीजंस फॉर गुड परफॉर्मेंस, बोले डोमेस्टिक मार्केट फिर पूरा वर्ल्ड में इतना दिक्कत है तो इंडिया इतना अच्छा परफॉर्मेंस क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ने कोविड के समय बहुत ही इंटेलिजेंट डिसीजन लिया था, जहां पूरी दुनिया फ्री में पैसा बांट रही थी, लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा दे रहे थे, हमारे देश में किसी भी तरह का नोट प्रिंटिंग ज्यादा नहीं हुआ और गवर्नमेंट ने किसी को भी फ्री में पैसा नहीं बांटा। उस वजह से हमारे यहाँ इन्फ्लेशन जो है वो एक तरह से इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, फॉरेन का जो प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते हैं उसके वजह से इन्फ्लेशन है, हमारा करेंसी जो वीक हो रहा है बिकॉज ऑफ डॉलर इश्यूज,
उस वजह से इन्फ्लेशन। हमारे देश में अदरवाइज सिचुएशन काफी बेटर है, ये मैनेजमेंट का कहना है। चिप सप्लाई जो सबसे बड़ा कंसर्न था पिछले साल, मैनेजमेंट ने कहा है कि चिप सप्लाई अभी भी प्री कोविड लेवल तक नहीं पहुंचा है, बट हाँ अब इतना सप्लाई हो रहा है कि प्रोडक्शन इज नॉट गेटिंग इम्पैक्टेड। पिछले साल जो चिप का शॉर्टेज की वजह से प्रोडक्शन बंद हो जा रहा था, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। इंडिकेशंस जो इनको वो ये बोल रहे हैं कि हमारे जो कस्टमर है उनके तरफ से हमें जो इंडिकेशन मिल रहे हैं इज दैट द डिमांड विल रिमेन स्ट्रॉन्ग दिस ईयर, कि ये साल तो एटलीस्ट डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि इनको आगे से आगे तो ऑर्डर आ जाता है, तो ऑर्डर जो एडवांस में मिलता है उसको सप्लाई करना नेक्स्ट 6 महीना, 3 महीना, 5 महीना, तो उससे ये लोग बोल रहे हैं कि नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर या इस ईयर के एंड तक इन्फ्लेशन भले ही एक कंसर्न है पर डिमांड विल रिमेन स्ट्रॉन्ग। फिर बोल रहे हैं कि अपना ऑर्डर बुक के बारे में मैनेजमेंट ने कहा कि वी डू नॉट हैव ऑर्डर बुक, हम लोग का ऑर्डर बुक नहीं होता है, वी गेट शेड्यूल फ्रॉम ओईएम। जो हमारे कस्टमर है वो हमें एक एक्सपेक्टेड आइडिया देते हैं कि इतना ऑर्डर आपको मिल सकता है नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में, तो उस बेसिस पे इन लोगों को प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो 2-3 मंथ्स ऑफ डिमांड फोरकास्ट वो इनको शेड्यूल इनके कस्टमर्स देते हैं, सो दैट इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग। तो बोल रहे हैं वो जो शेड्यूल हमारे पास आया है उससे डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बोथ इन इंडियन मार्केट ऑल्सो इन नॉर्थ अमेरिका। यूरोप जो बोल रहे हैं उसमें थोड़ा दिक्कत है, पर वहां पे भी धीरे धीरे डिमांड पिकअप हो रहा है। फिर बोल रहे हैं कि कमोडिटी का प्राइसेस जो इधर में बढ़ा है उससे इनके मार्जिन पे क्या इंपैक्ट होगा। तो बोल रहे हैं वी हैव प्राइस वेरिएशन क्लॉज इन ऑल आवर कॉन्ट्रैक्ट विद ओईएम, सो वी आर इंसुलेटेड फ्रॉम कमोडिटी प्राइसेस। और बोल रहे हैं कि कमोडिटी प्राइस जो गिरा है स्टील का या एल्यूमिनियम का, पर स्पेशल स्टील, ऑटो में जो स्टील इस्तेमाल होता है वो स्पेशल स्टील होता है, तो बोले कि स्पेशल स्टील का डिमांड कहीं नहीं गिरा है। तो डिमांड भी नहीं गिरा और प्राइस भी नहीं गिरा है, तो और प्राइस अगर गिर भी जाए या बढ़ भी जाए, हम लोग का प्राइस वेरिएशन क्लॉज रहता है कॉन्ट्रैक्ट में कि प्राइस बढ़ेगा तो हम बढ़ा के सप्लाई करेंगे, घटेगा तो हम घटा के सप्लाई करेंगे, तो हम लोग का मार्जिन जो है वो स्टेबल है, ना हमें प्राइस बढ़ने का फायदा मिलता है ना घटने का नुकसान होता है, हमें कुछ नहीं होता है, हम डायरेक्टली पास ऑन कर देते हैं। फिर बोल रहे हैं कि दूसरा चीज ये है कि सीवी सेगमेंट हमारे जो मेजरली कस्टमर है, अब इसको आपको समझना बहुत जरूरी है कि जब हम ऑटो का बात करते हैं ना तो ऑटो में दो सेगमेंट होता है, एक होता है पैसेंजर व्हीकल और एक होता है कमर्शियल व्हीकल। पैसेंजर व्हीकल्स का डिमांड किस पे डिपेंड करता है कि लोगों का सेंटिमेंट कैसा है, उनका अर्निंग्स कैसा है। तो अगर इन्फ्लेशन हो रहा है, बैंक रेट्स बढ़ रहे हैं, लोन जो ऑटो लोन जो कंज्यूमर को मिल रहा है वो उसको उसमें रेट हाइक हो गया, तो हम जैसे इंडिविजुअल कस्टमर्स का क्या होता है, सेंटिमेंट नेगेटिव होता है, तो पैसेंजर व्हीकल का जो डिमांड है वो थोड़ा सा डाउन हो सकता है। कमर्शियल व्हीकल का जो डिमांड है वो इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कैसा चल रहा है, बिजनेस ग्रो हो रहा है कि नहीं, इंडिया का जीडीपी ग्रो हो रहा है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है। तो मैनेजमेंट का बोलना है कि कंज्यूमर जो जो कमर्शियल व्हीकल है उसका डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ये इन्फ्लेशन और बैंक रेट्स और ये सब हाइक का, बिकॉज हमारा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत अच्छा कर रहा है और इंडिया आगे चल के और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने जा रहा है, तो वी आर गोइंग टू बिकम मैन्युफैक्चरिंग हब इन फ्यूचर। तो वहां पर कमर्शियल व्हीकल्स के डिमांड आगे से आगे बने रहेंगे, तो बैंक रेट, इन्फ्लेशन, ये सब का इम्पैक्ट जो है पैसेंजर व्हीकल्स पे होगा। हमारे हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली कमर्शियल व्हीकल में इस्तेमाल होता है, तो वी आर इंसुलेटेड फ्रॉम दिस, तो हम लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये मैनेजमेंट का क्लेरिफिकेशन है और ये मैनेजमेंट का कहना है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद, पार्ट 1 डिस्कस करने के बाद, पार्ट 2 का सारा सब कुछ डिस्कस करने के बाद, मुझे जो वैल्यूएशन जो लगता है कंपनी का, दिस इज अगेन ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, इसका किसी भी तरह से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसे आप रिकमेंडेशन मत समझिएगा। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको बिजनेस के बारे में, कंपनी के बारे में कंप्लीट तरीका से एजुकेट करना है, ताकि आप खुद एक प्रॉपर डिसीजन ले सके कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और वैल्यूएशन जो मैं बनाता हूँ इट इज ऑल्सो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, कि कैसे कंपनी का पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज को देखने के बाद हर सिचुएशन में क्या कंपनी का प्राइस हो सकता है ये समझना। तो अभी कंपनी का जो टॉप लाइन है 2200, ऑलमोस्ट 2300 करोड़ का टॉप लाइन, अगर सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा, डिमांड बहुत अच्छा आने लगा, ऑटो सेक्टर अच्छा किया, तो 21% का टॉप लाइन ग्रोथ हो सकता है विद 23% ऑफ एबिटा मार्जिन। तो वहां से कंपनी का प्राइस ऊपर 490-500 रुपया तक, जब अगर सब कुछ बहुत फेवरेबल तरीका से 1 साल तक चला, तो ये प्राइस तक कंपनी पहुंच सकती है। पर अगर सब कुछ नॉर्मल वे में चला, बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं आया, तो बहुत ज्यादा अपसाइकिल भी नहीं आया, तो वहां पर आई एम एक्सपेक्टिंग कि 18% का टॉप लाइन ग्रोथ हो सकता है और 18% का ही कंपनी मार्जिन कर सकती है। तो इनका प्राइस जो हो सकता है 218-220, यानी आज के डेट में जो फेयर वैल्यू है, अभी कंपनी 204-5 पे ट्रेड कर रही है, तो जो फेयर वैल्यू बनता है 220 के लिए फेयर वैल्यू बनता है।
तो अगर कुछ भी एक अच्छा न्यूज आता है तो इमीडिएटली वी कैन टच दिस प्राइस। और अगर सिचुएशन खराब हो जाता है, कैसे खराब हो सकता है ये समझिए। यूरोप में गैस का सप्लाई रशिया ने बंद कर दिया, अब वहां पर प्रोडक्शन हैम्पर होगा, तो हम पॉजिटिव सोच रहे हैं कि वो प्रोडक्शन इंडिया में शिफ्ट होगा, हम लोग उस वे से देखें। नेगेटिव क्या हो सकता है कि वहां लोगों के पास इलेक्ट्रिक बिल चुकाने के पैसे नहीं है, गाड़ी खरीदने का पैसा कहां से आएगा। तो अगर प्रोडक्शन हो भी गया और बिक्री नहीं हुआ तो भी दिक्कत है। तो प्रोडक्शन के लिए अगर एक बार इनका डिमांड बढ़ भी जाता है, पर अगर इनके कस्टमर का आगे चल के बिक्री नहीं होगा तो इनके लिए भी डिमांड का दिक्कत आ जाएगा, तो वो नेगेटिव हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग को कंटिन्यूअस बेसिस पे ट्रैक करते रहना पड़ेगा कि अभी हम लोग कहाँ पर है, अभी हम लोग नॉर्मल सिचुएशन पे। अब हम लोग को ये ट्रैक करते रहना होगा ऑटो नंबर्स अच्छे आ रहे हैं कि खराब आ रहे हैं, कि अगर अच्छे आ रहे हैं तब तो हम लोग बुल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, अगर खराब हो रहे हैं तो हम लोग बियर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो हम लोग को एज ए इन्वेस्टर रेगुलर बेसिस पे टच में रहना होगा, ट्रैक करना होगा, तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि हम लोग अभी जो यहाँ यहाँ पर है, हम लोग यहाँ से इधर जा रहे हैं कि यहाँ से इधर जा रहे हैं। दोनों चीज पॉसिबल है। इकोनॉमी में कल क्या होगा ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। हम लोग सिर्फ बिजनेस को अच्छा से स्टडी करके एक आइडिया लगा सकते हैं कि इकोनॉमी अगर ऐसा होगी तो उसका बिजनेस पे इम्पैक्ट कैसा होगा। तो अगर खराब होता है, मार्जिन इनका 16% हो जाता है, तो ये गिर के 136 140 रुपए तक, ज्यादा से ज्यादा मुझे जो लगता है कि इतना रुपया गिर के आ सकता है। टेक्निकल लेवल पे आई थिंक 150 से 155 रुपया का कुछ इनका बॉटम है जहां पर सपोर्ट मिलता है। वैल्यूएशन वाइज मुझे लगता है कि गिर के 136 130 रुपया तक भी हो सकता है, नीचे आ सकते हैं। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट 2 वाला वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ नॉलेज मिला होगा इस वीडियो को देख के। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करना मत भूलिए। बहुत मेहनत लगता है इस तरह के वीडियोस, इस तरह से कंटेंट बनाने में, खास करके रिसर्च करने में बहुत मेहनत लगता है। 20-20 घंटा का इन डेप्थ स्टडी करके ये सब रिसर्च होते हैं, जो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने 50 मिनट 60 मिनट में पूरा आपको बिजनेस समझा सकूं। तो आप लाइक करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। आप कमेंट करके हमारे साथ डिस्कस करिए कि आपको क्या अच्छा लगा और आप किस तरह के वीडियोस देखना पसंद करेंगे, आपको हमारे वीडियोस में क्या कमी नजर आ रही है, कि हम और इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और क्या पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं हमारे एनालिसिस में, जिससे आपको और हेल्प मिले। अगर आप हमारे साथ किसी भी तरह से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी में हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा ईमेल आईडी है, इसमें आप मैसेज करके हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आप लाइक जरूर करिए। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन का जो बेल बटन है उसको दबा के ऑल करना जरूर करिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, मैं नहीं कहूंगा कि सारे रिलेटिव फैमिलीज के साथ आप शेयर करिए, बट हाँ आपके कुछ सर्कल होंगे जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है, इन्वेस्टिंग करने में इंटरेस्टेड है, उनके साथ जरूर शेयर करिए, ताकि उनको भी ये नॉलेजेबल कंटेंट देखने में आसानी हो। और दूसरा क्या होगा, जब आप उनके साथ शेयर करेंगे तो आप उनके साथ भी ये कंपनी को डिस्कस कर पाएंगे। आप लोग इस वीडियो के बेसिस पे, एनालिसिस के बेसिस पे आप खुद उनके साथ बैठ के फिर डिस्कशन कर पाएंगे कि भैया वीडियो में ऐसा बताया, हम लोग चलो मिलकर स्टडी करते हैं और फिर मन बनाते हैं अपने दोनों या तीनों या पांचों मिलके कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ वीडियो को शेयर करेंगे और फिर मिलके आप कलेक्टिव डिसीजन ले पाएंगे। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया है। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो एंड तक, मतलब इतना बड़े बड़े वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। मेरे पास भी बहुत कमेंट आते हैं कि आप इतना बड़ा बड़ा वीडियोस मत बनाया करिए, बट मैं क्या करूं, मेरा मेरा जो ऑब्जेक्टिव है इस चैनल को चलाने का, या चैनल पे जो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको कंप्लीट नॉलेज दूं, और मैं 5 मिनट 10 मिनट में आपको कंपनी के बारे में सब कुछ अच्छा से नहीं बता सकता। तो मेरे वीडियोस थोड़े से लंबे होते हैं, क्योंकि मेरा कोशिश ये होता है कि मैं आपको पूरा नॉलेज दूं, आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन देके आपको मिसगाइड नहीं करूं, ताकि आपका पैसा नुकसान ना हो जाए बाजार में। तो इस वजह से वीडियोस थोड़े लंबे होते हैं। अगर आप देखते हैं तो मुझे बहुत खुशी है कि आप पूरा वीडियो देखते हैं और आप कुछ सीखना चाहते हैं, अपने आप को एम्पावर करना चाहते हैं। दिस इज सो नाइस ऑफ यू। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कंपनी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।